हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। जहाँ सेकंड लेक्चर में अपन ने छोड़ा था उसी से आगे बढ़ते हैं। तो लाइन के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई दो प्लेन्स जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं क्या बनती है, एक लाइन बनती है। मतलब कल को अगर कोई भी दो, मैं एक बार स्टार्ट करते हैं, अपन रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। अपन ने लास्ट टाइम पे लिखी थी भाई लाइन, रेखा। अभी क्या चीज़ होती है, अब आपको बताया था कि जैसे दो प्लेन अगर कोई लिख दे, मैं एग्जांपल रिवीजन करा रहा हूँ, आप लोग चाहो तो एग्जांपल्स की फॉर्म में लिख सकते हो इसे। जैसे अगर किसी ने लिखा है 2x + 3y + 9z = 11 और ये है 6x + 10y + 3z = 9। ये दो प्लेन अगर एक दूसरे के साथ लिखे पड़े, अब कैसे पता लगेंगे प्लेन है? एक्स वाई जेड में कोई सी भी लीनियर इक्वेशन हो जिसकी पावर 1 हो। ये क्या लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी पावर 1 होती है, वो लीनियर इक्वेशन होती है। तो ये जो है प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है दोनों, और दोनों को जब एक साथ लिख दिया जाता है, देखो ये भी समतल है, एक ये भी समतल है, और एक व दो समतल हैं। इनको एक साथ अगर मैं बात करूं तो किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो दो प्लेन से एक साथ लिख दिए जाते हैं, तो इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये आप लोग याद रखें। दूसरी बात ये तो इसमें पहली बात थी। दूसरी बात ये थी कि भाई किसी भी पॉइंट, सिमेट्रिक फॉर्म पढ़ रहे थे अपन, सममित रूप, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन, किसी लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन, जैसे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट मान लीजिए P अल्फा बीटा गामा से गुजर रही है, और जिसके dr दिक् अनुपात बता रखे हैं। दिक् अनुपात क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशोज जो हैं वो मान लीजिए L, M, N है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस पॉइंट से गुजर रही है तो x - α/L, y - β/m और z - γ/n। यहां याद रखना वो पॉइंट आता है जिससे ये लाइन गुजर रही है, और नीचे जो आते हैं इस रेखा के dr आते हैं, डायरेक्शन रेशो। मैंने पहले बताया था बेहद काम की चीज है भाई ये, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें, ठीक है। ये सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन, नीचे आएंगे डायरेक्शन रेशोज, और यहाँ क्या आते हैं? एल बीटा, वो पॉइंट आता है जहां से ये लाइन गुजर रही है, अल्फा बीटा और गामा पॉइंट। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसमें एक लॉजिक आएगा, लाइन के अंदर क्या आएगा? एक लॉजिक आएगा। वो लॉजिक क्या होगा कि इस लाइन पर एक चलता हुआ बिंदु निकाला जाएगा, मूविंग पॉइंट, जो हर पॉइंट को कवर कर ले। वो निकालने का तरीका आप याद रखना। मूविंग पॉइंट के लिए क्या मतलब है, आप यहां निकालोगे आर मानोगे, हमेशा आर मान लो, या आप चाहो तो यहां पर के भी मान सकते हो, आर ले लीजिए, या आप यहां पर क्या ले सकते हो? के ले सकते हो। के भी मान लेंगे अपन जनरली। तो मान लीजिए आपने के ले लिया, तो यहां से देखो जब आप इन दोनों को बराबर रखोगे तो x का मान क्या लगेगा? l इससे गुणा होगा l के, और अल्फा उधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा प्लस l के। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? m इधर जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी m के प्लस बीटा, और z की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? n के प्लस गामा। तो क्या हो जाएगी? z की वैल्यू जो हो जाएगी n के प्लस गामा। तो यहां से जो पॉइंट बनेगा आपके पास, जिसको आप चर बिंदु बोल, हिंदी में तो क्या बोलते हैं इसे? चर बिंदु, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट बोलते हैं इसे। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ? एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फा प्लस एल के, अल्फा प्लस एल के। दूसरा क्या लिख सकते हो? बीटा प्लस एम के, और इसे क्या लिख सकते हो? जेड को क्या लिख सकते हो? गामा प्लस एन के। इज दैट क्लियर? याद रखना भाई, किसी भी लाइन पर मूविंग पॉइंट निकालने का, चलता हुआ बिंदु, चर बिंदु निकालने का कंसेप्ट क्या होता है? उसके सामने क्या मान लो आप? के मान लो या आर मान लो, जो आपका दिल करे। उसके बाद क्या? एक्स का मान निकाल लो, वाई का मान निकाल लो, जेड का मान निकाल लो, ठीक है। तो ये आ जाता है, जो ये कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट आएंगे,
इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देंगे और यही क्या कहलाएगा, मूविंग पॉइंट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, चर बिंदु। अब देखो मतलब क्या होता है, अब इसका क्या महत्व है। आपने जैसे मान लीजिए k का मान 0 ले लिया, पुट अगर आप क्या ले लो, k बराबर 0 ले लो। जैसे ही आप k का मान 0 लोगे, 0 0 0, आपको पॉइंट क्या मिलेगा, वो पॉइंट क्या मिलेगा, अल्फा बीटा गामा। इसी प्रकार आप k का मान कुछ और लोगे, जैसे मान लो ये p पॉइंट मिल गया ना, आपने k का मान 0 लिया, ये पॉइंट मिल गया, कुछ और वैल्यू लोगे, ये पॉइंट मिलेगा, फिर आगे वाले पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट मिल जाएंगे, A to Z पूरी लाइन मिल जाएगी आपको इस पे। अगर आप पीछे के पॉइंट रखोगे तो आपको ये पीछे वाली लाइन मिल जाएगी, ठीक है ना। ऊपर k का मान -1 -2 इस तरीके से आप रखते जाओगे। कहने का मतलब k का मान आप चेंज करते जाइए, आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस बात को याद रखना, किसी भी लाइन पर मूविंग पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, k मानो और XYZ का मान निकालो, और जो पॉइंट आएगा उसी को क्या बोलते हैं, मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, k का मान आप लगातार बदलते जाइए, आपको पूरी लाइन के पॉइंट मिल जाएंगे, या मैं बोलूँगा k का मान बदलने पर पूरी लाइन आपको ट्रेस हो जाएगी। ये शायद भाई आप याद रखना सबसे वेरी 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 महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, जितने आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो लगा लें आप इसे। कारण इतना है भाई इसका, ये कारण है कि ये शायद ही है कि 3D की जो अपन बुक पढ़ेंगे उसमें किसी चैप्टर में काम ना आता हो। हर चैप्टर में हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आता है, लाइन मानो, k मान लो और चलता हुआ क्या निकाल लो, वहां से बिंदु निकाल लो, पॉइंट निकाल लो। क्या आप समझ चुके इस बात को? तो ये सारी चीजें आप उतारिए। जब आप इस चीज को उतार लोगे, इसके बाद जितना देखो मुझे बेसिक कराना होता है वो मैंने आप लोगों को करा दिया। अब जो आता जाएगा उसे अपन 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस में डील करते जाएंगे। फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं सिलेबस के टॉपिक, एंटर करेंगे सिलेबस के अंदर। यूनिट नंबर 1 स्पेयर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 से आपके सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। जो जो फॉर्मूले कंसेप्ट बीच में काम आते जाएंगे उनको अपन उतारते जाएंगे। फिलहाल मैंने ये 3 लेक्चर्स में, आज तक के जो लेक्चर्स हैं आप लोग उसमें देखें, और ये जितना बेसिक्स था सिर्फ इतने को याद रख लें। अगर आप इतना काम पकड़ गए ना तो 3D में मैं प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये श्योरिटी बात है। आपको देख लो कि 2.5 लेक्चर है लगभग, आधा लेक्चर और पढ़ेंगे अपन, तो उसमें जब आप इन्हें पढ़ लोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो इंपॉर्टेंट लगाए उन फैक्ट्स को याद रखें, DC याद रखें, DR याद रखें, प्लेन क्या होता है उसे याद रखें, और लाइन की इक्वेशन से याद रखें। तो उतारो आप लोग इन्हें। तो मूविंग पॉइंट का कंसेप्ट आप लोग याद रखें, ठीक है। अब अपन एंटर करेंगे सिलेबस के अंदर और फिर अपन यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। मैं इसे मिटाता हूँ, आप लोग उतार लेना, रोक के उतार लो या कैसे भी आपका दिल करे वैसे उतार लो। तो मूविंग पॉइंट का कंसेप्ट आप लोग उतारें और बार बार प्रैक्टिस करें इस चीज़ को। क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप इस चैप्टर पे प्रैक्टिस लाओगे इस 3D की बुक पे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो अपन स्पेयर का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गोला और स्पेयर, ठीक है ना, ये इसकी हिंदी है। यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अपन। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविम ज्यामिति, ठीक है। और इसके अंदर जो पहला चैप्टर है यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 1 के अंदर जो चैप्टर है अपना वो आपकी बुक का आई थिंक 2nd चैप्टर है, ठीक है। और चैप्टर का नेम क्या है, स्पेयर, गोला। स्पेयर वाला आपके चैप्टर है सिलेबस में। अगर देखो 1 घंटे का लेक्चर मैं रोजाना लूँ और मैं सारे क्वेश्चंस कराने पे आ जाऊं, ठीक है, तो क्लासरूम के अंदर 1 महीने के अंदर सिर्फ ओनली स्पेयर का चैप्टर क्लोज होता है।
4 एक्सरसाइज हैं, बड़ा चैप्टर है। एक ये वाला चैप्टर स्फीयर का और एक कोन वाला चैप्टर, सबसे बड़े चैप्टर्स हैं आपके, और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। तो गोले की सबसे पहले डेफिनेशन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बताते हैं। जैसे 2 वर्ड होते हैं, इन्हें आप याद रखें, सिर्फ समझाएंगे, अपन पढ़ेंगे, अपन आगे लिखेंगे नहीं इन चीजों को। देखो, एक चीज होती है व्रत, एक चीज क्या होती है? व्रत, सर्कल। सर्कल, अब ये सर्कल क्या चीज होती है? देखो, सर्कल का एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे आप हाथ में कड़ा पहनते हो, मैंने घड़ी पहन रखी है, तो किस शेप की है? ये सर्कल की शेप की है। आप कड़ा पहनते हो तो कड़ा किस शेप का होता है? सर्कल की शेप का होता है। आपने चूड़ी देखी होगी, जो चूड़ी की शेप होती है वो सर्कल की शेप की होती है। तो सर्कल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो ज्योमेट्री होती है वो सर्कल की होती है, व्रत की होती है। और गोले की क्या होती है? जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, वो एक गोला है। टेनिस की बॉल होती है, प्लास्टिक वाली बॉल होती है, वो गोले का एग्जाम्पल है। तो व्रत और व्रत और गोला, सर्कल एंड स्फीयर, इन दोनों में डिफरेंट क्या है? सिर्फ इतना अंतर है कि जो व्रत होता है वो 2D की ज्योमेट्री होती है, एक प्लेन में बनती है, 2 डायमेंशनल में बनती है, और जो गोला होता है वो 3 डायमेंशनल में होता है, और दोनों की डेफिनेशन डिट्टो सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो सर्कल की डेफिनेशन आती है, व्रत की डेफिनेशन आती है, उसमें द्विविम लिखा होता है, 2D लिखा होता है। सर्कल जैसे किसी चूड़ी को आप एक प्लेन में रख सकते हो, तो वो प्लेन की इक्वेशन हो, मतलब प्लेन में रख सकते हो तो वो 2D में होगा। प्लेन क्या होता है? 2D होता है, 2 कोऑर्डिनेट होती है ना, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है इसमें, तो ये 2D होता है। और जेड एक्सिस आती है, वो स्पेस हो जाता है। तो क्या समझे? ये समझे कि चूड़ी को एक प्लेन में रख सकते हैं, इसलिए वो 2D की फिगर है। इसी प्रकार आप कड़े को लेकर के ऐसे रख सकते हो आप एक प्लेन पर, तो वो एक 2D की फिगर है। लेकिन गोले को आप इस तरीके से नहीं बना सकते, इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, तो गोला किसकी स्पेस हो जाएगा? 3D की। तो 3D, और कोई पूछे ना आपको व्रत के अंदर और गोले के अंदर क्या डिफरेंट है, सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंट है, तो सीधा डब्बों से निकलना चाहिए कि जो सर्कल होता है वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, 2 डायमेंशनल का उसका वो होता है, चित्र होता है, और जो गोला होता है वो 3 डायमेंशनल की ज्योमेट्री होती है उसकी। तो डेफिनेशन दोनों की सेम है। देखना, जो आपने पढ़ी है वही डेफिनेशन पहले मैं व्रत की बताऊंगा, उसके बाद अपन गोले की डेफिनेशन पे आएंगे। तो डेफिनेशन वही है, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है, उस फिक्स डिस्टेंस को त्रिज्या बोलते हैं, और फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? उसका केंद्र बोलते हैं। ये डेफिनेशन सबने पढ़ी है 8वीं 10वीं में, तो वो डेफिनेशन में डिट्टो ऐसी उतार देता हूँ, अपने काम का है वो, अपन आगे बढ़ेंगे। तो एक बार डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखो, तो डेफिनेशन में सर्कल is a locus of a point in 2D. Circle is a locus of a point in 2D such that distance of this point is always fixed from a fixed point, known as, say a circle is a locus of a point in 2D such that distance from this point is always fixed from a fixed point. फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। फिक्स पॉइंट known as center, fixed point known as center
ऑफ ए सर्कल एंड ऑफ सर्कल, ठीक है ना, ऑफ सर्कल एंड रेडियस इज एंड फिक्स डिस्टेंस इज रेडियस एंड फिक्स डिस्टेंस is radius of the circle। ठीक है, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप लोग याद रखें। मैं हिंदी में इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा भाई, आप लोग उन नोट्सों को उतार लें। बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, वैसे इंग्लिश में लिख लेना, बस छोटी सी है, समझा मैं दोनों में दूंगा, लेकिन रिटर्न इंग्लिश में लिखेंगे क्योंकि यार थोड़ा बहुत सीखोगे भी आप लोग। और बाकी अगर मैं इसे हिंदी में लिखाना चाहूँ तो आप लोग नोट्स से देख लेना है ना, मैं नोट्स भेज दूंगा आप लोगों के पास, आप उससे उतार लेना, ठीक है ना, ये डेफिनेशन। क्योंकि यार डेफिनेशन आप इसमें इंग्लिश में लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है, याद आपको हो जाएगी, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करेंगे इस चीज़ के लिए कि सर क्या है इसका मतलब। सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। सर्कल जो है एक ऐसे बिंदु का बिंदु पता है, देखे जैसे देखो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट हमेशा फिक्स होता है। जैसे मान लो सी पॉइंट फिक्स हो गया, सी पॉइंट फिक्स हो गया और इसके कोऑर्डिनेट हो गए ए बी, क्योंकि बात किसकी चल रही है, 2D की चल रही है, तो एक पॉइंट फिक्स होता है और एक पॉइंट इसमें मूव करता है। मान लीजिए पी एफ कॉमा जी क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। और मूव भी कैसा करता है कि जो ये डिस्टेंस हो इस पॉइंट से वो हमेशा फिक्स रहे, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा इतनी ही रहनी चाहिए। अभी ये डिस्टेंस इतनी रहेगी, तो देखो ये यहाँ आएगा तो भी इसकी डिस्टेंस इतनी रहेगी, ये सेम रहनी चाहिए। इधर जाएगा तो भी डिस्टेंस इसकी रहेगी, इधर जाएगा ये डिस्टेंस सेम रहेगी, इधर आ जाएगा फिर ये डिस्टेंस सेम रहेगी इसकी, इधर आ जाएगा ये वाला पॉइंट देखो ये चल रहा है पॉइंट, ये वाला पॉइंट चलता है, ये इधर आएगा पॉइंट तो ये डिस्टेंस भी सेम रहेगी। तो ये पॉइंट पूरा ऐसे घूम जाएगा, तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो आप जैसे ये पॉइंट इधर आया तो ये डिस्टेंस सेम रहेगी, फिर ये डिस्टेंस सेम रहेगी, ऐसे ही ये पॉइंट चलता इधर आ गया तो ये डिस्टेंस सेम रहेगी, इधर आ गया तो ये डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स रखनी है। तो आप समझ चुके होगे जैसे जैसे ये पॉइंट पूरा घूमेगा तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जो इस पॉइंट का लोकस होगा, लोकस मतलब जो ये पथ बनाएगा, यही पथ क्या बनता है बेटा, आपका सर्कल बनता है। ये जो पथ बनता है आपका, यही क्या बनता है, आपका सर्कल बनता है। तो आप ये समझो कि सर्कल क्या होता है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, बिंदु पथ है जिसकी सी से दूरी हमेशा यही रहती है, सेम रहती है। लेकिन किसमें, 2D में, किसमें भैया, 2D के अंदर, एक प्लेन के अंदर एक ऐसे पॉइंट का लोकस। आप देखो इसको चला दो, आप इस तरीके से घुमा दीजिए इस वाले पॉइंट को, जब आप घुमा दोगे तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। आई बात समझ में, ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी, सर्कल की हो जाएगी। अच्छा तो सर अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा अनुसार बाय द डेफिनेशन डेफिनेशन क्या बोलती है कि P से C तक की जो दूरी होगी वो क्या हमेशा फिक्स रहनी चाहिए, और वो फिक्स दूरी क्या मान लिया आपने, R को, फिक्स दूरी को तो बोलते हैं रेडियस, और C को क्या बोलते हैं, इसका सेंटर बोलते हैं, ठीक है, PC। और PC दूरी निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट में आपको पता है, इक्वल में R ले लिया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता होता है F माइनस A का स्क्वायर और G माइनस B का स्क्वायर, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी और अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो F माइनस A का स्क्वायर G माइनस B का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। और ये बात आपने 10 तक भी सीखी होगी, और आपने जब बाद में 11 12 पढ़ा होगा वहां भी सीखा होगा कि अगर बिंदु पथ निकालना है, इस पॉइंट का अगर आपको बिंदु पथ चाहिए तो FGH को कन्वर्ट कर देते थे XYZ में, XY में कन्वर्ट कर देते थे। तो 4 बिंदु पथ, क्योंकि आपको इस पॉइंट का लोकस चाहिए, बिंदु पथ चाहिए, तो इसको बिंदु पथ निकालने के लिए, बिंदु पथ के लिए लोकस के लिए FG को आप कन्वर्ट कर दीजिए
एक्स वाई में, किस में कन्वर्ट कर दीजिए, एक्स वाई में। तो ये जो लास्ट का आंसर आएगा पता है, यहाँ से एफ की जगह एक्स आ जाएगा, तो मतलब एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और वाई की जगह, जी की जगह वाई आ जाएगा, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको आप ना जानते हो, ये किसकी इक्वेशन आती थी आपको पता है, एक सर्कल की इक्वेशन थी, आप सब लोग इसे पढ़ के आ रहे हो कि सर्कल की इक्वेशन ही होती है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और इसमें आप लिखते थे वेयर, क्या लिखते थे, वेयर, जो इसकी रेडियस जो होती थी जिसे आप त्रिज्या कहते थे, रेडियस क्या होती थी आपकी, इसकी स्मॉल आर होती थी, और जो सेंटर होता था वो ए बी होता था। तो इसका जो सेंटर होता था वो सेंटर इक्वल टू क्या होता था, ए कॉमा बी होता था। आई बात समझ में। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, 2D में होती है। एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है, पथ होता है, जिसकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी हमेशा सेम रहती है, समान रहती है। उस फिक्स दूरी को क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट नॉन एज सेंटर। तो ये पॉइंट होता है, ये तो कहलाता है सेंटर। और जो ये पॉइंट जो चलता है, मूविंग पॉइंट, जो ये रेडियस फिक्स रहती है, जो ये डिस्टेंस फिक्स रहती है, उसे क्या बोलते हैं, रेडियस। इतना आप सब लोग जानते हो। अब ये डेफिनेशन आप उतारिए, किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है सर्कल की। लेकिन अपन को सर्कल से मतलब नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता दिया कि हाँ भाई ये सर्कल की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। अब अपन पढ़ेंगे अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है, स्फीयर, स्फीयर, गोला। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, मैं यहीं डाल देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ मैं सर्कल की जगह, और सर्कल की जगह अपन नेक्स्ट लेके चलते हैं स्फीयर, गोला। स्फीयर, गोला, ठीक है, स्फीयर एंड गोला। अब इसमें क्या मीनिंग होगा, देखो जो ये डेफिनेशन आपने 2D में ली है, आप इसी डेफिनेशन को 3D में ले लो भाई। कैसे, एक पॉइंट फिक्स कर दो, जैसे मान लो ये पॉइंट फिक्स कर दिया, ठीक है सर, और ये एक पॉइंट ले लो, आप ले लिया आपने पॉइंट, ठीक है, ये आपने पॉइंट फिक्स कर दिया, और ये आपने एक पॉइंट चलाओ, आप इस स्क्वायर को चलाना है, और ये दूरी फिक्स लेंगे। जैसे मैं बताऊं आपको, ये डिस्टेंस मार्कर के बराबर ये डिस्टेंस आपको सेम लेनी है, और आपकी नज़र जो होनी चाहिए, ये वाला पॉइंट तो फिक्स रखना है, ये फिक्स हो गया, और अब आपको ये वाला पॉइंट चलाना है, चलो, और ये डिस्टेंस तो फिक्स है, ये मार्कर के बराबर डिस्टेंस है। तो जब ये पॉइंट चलेगा, आप इस पे नज़र रखना, देखो ये पॉइंट 3D में चला दो, ये आपने चलाया, ये पॉइंट किधर चल रहा है, ये इधर ऐसे जा सकता है, ये ऐसे चलेगा, फिर आप इसे इधर घुमा दोगे, ऐसे चलेगा, ये पॉइंट फिर नीचे आएगा, ये पॉइंट इधर चलेगा। ये वाला पॉइंट की बात चल रही है, ये पॉइंट कहाँ घूम रहा है पता है आपको, अगर आप सही तो ये पॉइंट फिक्स है, ये जैसे मान लो ये फिक्स है, अब ये इसको चलाओ, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये डिस्टेंस सेम रहेगी, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये पॉइंट हमेशा देखो ऐसे चलेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम रखनी है। फिर ये इधर भी जा सकता है, फिर ये इधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है, ऐसे ये इधर भी जा सकता है। तो बताओ क्या बनेगा, ये दिस इज द स्फीयर, क्या बनेगा, एक स्फीयर होगा। अब आप यही चीज़ एक प्लास्टिक की बॉल लेके करना, उसके अंदर एक पॉइंट फिक्स कर देना, बिल्कुल सेंटर बीचों बीच एक फिक्स पॉइंट हो जाएगा। अब जो वो पॉइंट चलेगा, मूविंग पॉइंट, वो कहाँ चलेगा, उसकी लेयर पर चलेगा, उसकी कहाँ चलेगा, लेयर पर चलेगा, और जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो वो जो डेफिनेशन हो जाएगी वो किस में हो जाएगी, 3D में। तो सर्कल की डेफिनेशन को वही है, देखो वहां भी पॉइंट फिक्स था, यहाँ भी पॉइंट फिक्स है, वहां एक पॉइंट चला था, यहां भी एक पॉइंट चलेगा, लेकिन वहां जो पॉइंट चला था एक प्लेन में चला था, सिर्फ ऐसे ही चला था। लेकिन यहां जो पॉइंट चलेगा वो इधर भी जा सकता है, 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 पूरा इस तरीके से घूम सकता है। ये पॉइंट हर चीज सारी दिशाओं में जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि ये फिगर किसकी है, 3D में है, स्पेस में है। तो सर्कल में तो सीधा सिर्फ ऐसे घूमा, लेकिन स्फीयर में ये इस तरीके से घूम सकता है। तो कहने का मतलब इस डेफिनेशन में पता ही चेंज क्या होगा, सर्कल की जगह तो आएगा स्फीयर, सर्कल की जगह क्या आएगा, स्फीयर। स्फीयर, गोला इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, 2D की जगह क्या हो जाएगा, 3D। जहां आपने 2 करा है उसकी जगह क्या कर दोगे, 3D कर दोगे, 3 हो जाएगा। तो स्फीयर इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट इन 3D such that distance from this point is always fixed from a fixed point, ठीक है, fixed point known as center,
ऑफ द सर्कल की जगह क्या आ जाएगा, स्फीयर, ऑफ द स्फीयर एंड फिक्स्ड डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। फिक्स्ड डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, नॉन एज फिक्स्ड डिस्टेंस इज, नॉन एज कर सकते हो, यहां पर एक लाइन लिख सकते हो, इज नॉन एज रेडियस ऑफ द सर्कल की जगह क्या आ जाएगा, स्फीयर। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये था सर जो लास्ट वाले सवाल में सर्कल की जगह तो स्फीयर लिख दो और जो 2D था उसकी जगह 3D ले लो। डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, बस याद रखना कि सर्कल में चूड़ी बनती है, सर्कल में क्या बनेगी, चूड़ी की फिगर बनेगी, और जो स्फीयर में बनेगी वो एक बॉल की फिगर बनेगी, एक प्लास्टिक की बॉल की फिगर बनेगी जो खोखली होती है, बिल्कुल खोखली बॉल का एग्जांपल है ये। सही है, स्फीयर के कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, खोखला स्फीयर पढ़ रहे हैं, खोखला गोला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो पॉइंट चलता है वो लेयर पे ही चलता है वहां पर, ठीक है कि नहीं, अंदर के पॉइंटों से कोई मतलब नहीं, अपन को सिर्फ लेयर पे चलना है इसकी। खोखला गोला पढ़ेंगे अपन, जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है, खोखली होती है, आप उसके अंदर कुछ भी हवा भरी होती है और कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, सिर्फ लेयर की स्टडी करते हैं। तो जो बॉल है वो अपने सिलेबस में है, उस बॉल की अपन को क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो ये तो आ गई गोले की डेफिनेशन। अब देखो जब डेफिनेशन आ गई तो ये इक्वेशन भी बदल जाएगी, क्यों, क्योंकि अब तो 2D में था ये, अब सारा प्रोसेस किस में चलेगा, 3D में। तो आप ये डेफिनेशन उतारिए, जहां आपने सर्कल लिखा है उसको कन्वर्ट कीजिए आप स्फीयर से, तब तक मैं इस डेफिनेशन को ऊपर वाले को क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, आप लोग लिखें एक बार। इस प्लीज तो उतार लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा परिभाषा अनुसार है बाय द डेफिनेशन, तो आप लोग इसे लिख लेना है ना, वो दिख नहीं रहा था, मैंने अभी जाके देखा तो भाई ये थोड़ी सी दब गया, कोई बात नहीं है, डेफिनेशन है, बाय द डेफिनेशन परिभाषा अनुसार मैंने बोला भी है, तो आप उसे राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, टेक्निकल एरर आई जाती है, थोड़ी बहुत इसे ध्यान दे लेंगे, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस पेयर की डेफिनेशन आपने उतार ली होगी, तो मैं इसे भी मिटा देता हूँ, अपना काम भाई अब क्योंकि बढ़ जाएगा। अब अपन सीधा टॉपिक पर हैं, तो अपन आराम से क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। ठीक है भाई, तो अब उस डेफिनेशन से भाई अपन इक्वेशंस पे आते हैं कि किस तरीके से अपन इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग देखिएगा, जैसे मान लो 3D की फिगर ले रहा हूं मैं, तो ये आपने एक फिक्स पॉइंट ले लिया, जैसे मान लिया C फिक्स पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, और ये आपके पास का कैपिटल C है। ठीक है, आपने एक पॉइंट लिया जिसे आपने फिक्स कर दिया, इसे तो फिक्स किया, इसे चलाओगे क्योंकि ये मूविंग पॉइंट बनेगा, और मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए FGH। ये डिस्टेंस आपको हमेशा फिक्स रखनी है, और ये डिस्टेंस क्या होगी R। चलेगा ये 3D में, लेकिन मेरी मजबूरियां देखो, मैं इसे 2D में ही चला सकता हूं क्योंकि मेरे पास बोर्ड है, तो मैं चलाऊंगा इसे 2D में। लेकिन आप लोग समझें कि 3D का फिगर है, 3D में आप बॉल समझे, 3D में चलेगी ये चीज़ है इस तरीके से। 3D मतलब XYZ तीनों कोऑर्डिनेट आएंगे इसमें, तो आप इसको घुमा दीजिए, ये डिस्टेंस हमेशा क्या फिक्स रहनी चाहिए। तो जब फिक्स करोगे तो इस तरीके से आपके पास एक बॉल बन जाएगी, ये बॉल बन जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सही से बना लेंगे इसे, ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे, ये बॉल बन जाएगी। तो जो इस पॉइंट का लोकस होगा, ये जो पथ बनेगा, इस पथ को ही क्या बोलोगे आप, गोला बोलोगे। आपको पता है ये 3D में बनता है, तो बहुत इस तरीके से गोला बनेगा ये एक। ठीक है, ये इस तरीके की फिगर है। ठीक है, तो ये गोला बन गया। तो परिभाषा अनुसार बाय द डेफिनेशन, बाय द
डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो पीसी दूरी किसके बराबर होगी, वो आर के होगी। प्रोसीजर तो सेम ही है, ये डिस्टेंस हमेशा क्या रखना, आर रखना, और इसको घुमा दीजिए तो सारी डिस्टेंस आर 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 रहेगी, तो आप ये बन जाओगे। पीसी की लिखते कैसे हो, अंडर रूट बताया था दूरी सूत्र आपको, इक्वल टू आर लिख लिया। ये पीसी का मान कितना है, एफ माइनस ए का स्क्वायर, जी माइनस बी का स्क्वायर, एच माइनस सी का स्क्वायर, दोनों और स्क्वायरिंग कर दीजिए, मतलब एफ माइनस ए का स्क्वायर, जी माइनस बी का स्क्वायर, एच माइनस सी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आर स्क्वायर। और आपको बताया फोर लोकस के लिए आप एफ जी एच को कन्वर्ट कर दीजिए किस में, एक्स वाई जेड में। वहां एक्स वाई में किया था एफ जी को, अब यहां तीसरा कोऑर्डिनेट है तो उसे जेड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखो क्या आएगा, देन यहां क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, वाई माइनस बी का स्क्वायर, जेड माइनस सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर। और भाई इसे याद रख लो, ये उस स्पेयर की इक्वेशन है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्पेयर है, इक्वेशन ऑफ स्पेयर। ऐसी इक्वेशन है जिसका सेंटर कितना होता है, इसका जो सेंटर है वो सेंटर कितना है, याद है आपको, देखो कौन सा, ए बी सी। तो ए बी सी, एक्स में से ए घट रहा है, वाई में से बी घट रहा है और जेड में से सी घट रहा है, तो इसका जो सेंटर है वो कितना है, ए बी सी है। और इसकी जो रेडियस है, जो इसकी रेडियस है वो रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो इसको दिमाग से बैठा लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आ चुकी है अपने पास, स्पेयर की इक्वेशन। इसमें x में से जो घट रहा है, देखो a घट रहा है, b घट रहा है, c घट रहा है, तो a b c ये तो क्या कहलाएगा, इसका सेंटर हो गया ए बी सी। और रेडियस क्या होती है, तो सामने जो स्क्वायर लिखा होता है वो क्या कहलाती है, उसकी रेडियस कहलाती है। तो इसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी, और सेंटर क्या होगा इसका, ए बी सी हो गया। ठीक है, तो इसे आप बता रहे कि भाई डेफिनेशन ऑफ सर्कल क्या होती है और किस तरीके से इसका सेंटर आता है और किस तरीके से इसकी रेडियस आती है। तो रेडियस जो आर लिखी होती है वो उसकी रेडियस होती है, और जो इधर लिखा होता है वो क्या होता है, ए बी सी, इसका क्या होता है, सेंटर होता है। एक्स में से घट के लिखते हैं, ये उतारो आप लोग इसे, ठीक है ना, करो कॉपी, राइट डाउन, लिखो लिखो लिखो। करते रहो कॉपी। चलिए बिठा देते हैं, इतना तो टाइम बहुत है, रोक के उतार लिया करो, ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो ऐसे पूछ किया करो, इसे पूछ किया करो और फिर से उतार लिया करो। ठीक है, तो ये सर्कल की क्या होगी इक्वेशन, स्पेयर की क्या होगी, सॉरी यार क्योंकि दोनों सिमिलर है, स्पेयर निकलना चाहिए। स्पेयर की क्या होगी इक्वेशन होगी, गोले की समीकरण आपके पास आ चुकी है। आपने तुलना करी हो इन दोनों इक्वेशन में, तो वृत्त की और गोले की समीकरण एक ही जैसी है, बस इसमें जेड कोऑर्डिनेट बढ़ जाता है, जेड माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ कुछ कंसेप्ट भी उसी की तरह चलते हैं, जहां चेंज होगा अपन देखेंगे इसे। एक क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z बराबर 0। आपको क्या करना है, इसका ये गोले की समीकरण है, इसका क्या निकालना है, एक तो आपको केंद्र निकालना है, सेंटर फाइंड करना है इसका, और एक क्या फाइंड करना है आपको, इसकी रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस इसकी क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करोगे आप सॉल्यूशन में, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, जो गिवन दे रखा है, देखो गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z बराबर 0। अगले स्टेप में क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस जेड स्क्वायर
माइनस 6z बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, वाई स्क्वायर माइनस 4y और जेड स्क्वायर माइनस 6z। अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना लो, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर वाला। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको पता है x माइनस ए का स्क्वायर था, y माइनस बी का स्क्वायर था, z माइनस सी का स्क्वायर था, तो मुझे स्क्वायर चाहिए सबका। तो एक काम करो, करना क्या होता है, x का कोफिशिएंट का आधा करो -1 और -1 का स्क्वायर करो 1, तो 1 दोनों ओर जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इधर जोड़ा और सेटिस्फाई करने के लिए 1 आपने इधर जोड़ दिया, दोनों 1 से 1 कट जाएंगे। ऐसे ही वाई स्क्वायर माइनस 4y, आपने इसका आधा किया तो -2 और उसका स्क्वायर, 4 इधर जोड़ा और 4 आपने इधर जोड़ा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिमिलरली जेड स्क्वायर माइनस 6z, आधा करो 3 और 3 का वर्ग 9, 9 आपने इधर जोड़ा और 9 आपने इधर जोड़ा। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। इसके बाद ये वाली टर्म्स मिलकर के क्या हो जाएगी, ऐसे लिख सकते हो इसे x माइनस 1 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो y माइनस 2 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो z माइनस 3 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 9 और 1 10 और 4 14, मतलब अंडर रूट 14 का स्क्वायर लिख लो, वैसे आएगा तो 14, लेकिन मैंने क्या लिखा है इसे अंडर रूट 14 लिख दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ से सेंटर का मान क्या ये होगा और जो इसकी रेडियस होगी वो ये होगी। पिछले वाले से कंपेयर कर लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है। जो हाँ आर एस का स्क्वायर होता है तो ये क्या आ गई अंडर रूट 14 क्या आ गई, इसका रेडियस आ गई। और सेंटर जो होता है ये जो ए बी सी, ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 2 और सी का मान 3, तो इसका सेंटर कितना आ गया 1, 2, 3। तो ऐसे क्वेश्चंस का सेंटर और रेडियस इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाकर अपन निकाल सकते हैं। फिर मुद्दे की बात क्या है कि सर ऐसे मान लो कि एक तरीका ढूंढ लो ना, इस क्वेश्चन में आपने ऐसे निकाला, लेकिन कुछ ऐसा शॉर्ट ट्रिक ढूंढ लो ना जिससे क्या है ऐसे क्वेश्चंस को अपन डायरेक्ट ही जल्दी से निकाला, ये इतना परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसा भी कोई तरीका है क्या कि इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत ना पड़े, सीधा आंसर इसके आ जाएगा यहां से? बिल्कुल भाई, इससे सीधा आंसर निकल के आता है इसका। ठीक है, वो क्या होता है, वो उसका क्या होता है आर्टिकल होता है कि भाई कैसे इस इक्वेशन का सीधा आंसर अपन यहां से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे उसको अपन बाद में करेंगे, पहले आप इसे उतारें, ठीक है ना, राइट डाउन इट, ठीक है, कॉपी कीजिए आप इसे, इत्मीनान से आप इसे उतारिए, पहला क्वेश्चन है, आप उतार लीजिए इसे। मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है जी, तो अब वो आर्टिकल करते हैं, ठीक है ना, कि जिसको आप देखते ही बता दिया करोगे कि ये भाई जो चीज़ है वो आप लोग देखें कैसे सेंटर और रेडियस निकालते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक बार नोट डाल के एक चीज लिखिएगा भाई, ठीक है, क्या चीज है, आपने स्पेयर की इक्वेशन बताई, इक्वेशन ऑफ स्पेयर, गोले की समीकरण, गोले की समीकरण, क्या इक्वेशन थी आपके पास, x माइनस ए का स्क्वायर, y माइनस बी का स्क्वायर, z माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आप इसकी स्क्वायरिंग खोल दो सबकी तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर और यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yb प्लस में जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2zc इज इक्वल टू आर स्क्वायर। थोड़ा इधर ला के लिखोगे इसे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन तीनों टर्म्स को 1, 2 और 3 इनको एक साथ लिख लो, माइनस में 2ax माइनस में 2vy माइनस 2cz, इसको
और इसको एक साथ लिख दिया, फिर प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस चीज को, इसकी गोले की इक्वेशन की दो विशेष पहचान है जो आपको याद रखनी है। पहली क्या है कि गोले की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट आ रहा है वो कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 9 है तो इससे आप भाग दे लोगे, तो वो तो आप भाग देना तो जानते हो। तो जनरली क्या होता है, जनरली नहीं, हमेशा याद रखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉफिशिएंट सेम होता है। सेम मतलब अगर यहाँ 9 होगा तो यहाँ भी 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो 10 से किसी ने गुणा कर रखा है तो 100% क्या हो गया, 10 10 10 हो गया। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों का कॉफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा। तो ये वाला लिखें, एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर कॉमा जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट समान होता है, समान होता है। इंग्लिश में लिख लेना, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इज सेम। ठीक है ना, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर ऑल आर सेम। ठीक है, दूसरा क्या है, इस इक्वेशन के अंदर एक्स वाई टर्म नहीं होती, एक्स इंटू वाई की टर्म नहीं होती, वाई जेड की टर्म नहीं होती और जेड एक्स की टर्म नहीं होती। ये ध्यान देखना इस चीज को, क्योंकि आगे भाई शंकु भी आएगा, कोण भी आएगा, बेलन भी आएगा और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। तो एक्स वाई नहीं होता, वाई जेड जेड एक्स विद्यमान नहीं होते, विद्यमान नहीं होते, इज नॉट प्रेजेंट इन द इक्वेशन ऑफ स्पेयर। तो ये दो बातें खास बात है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट सबका सेम होगा, और सेम में भी जनरली 1 होता है, और अगर कुछ और भी है तो उसका क्या दे देते, भाग दे देते हैं। दूसरी बात क्या है कि कहीं भी आपको एक्स वाई नजर नहीं आएगा, वाई जेड नजर नहीं आएगा, जेड एक्स नजर नहीं आएगा, मतलब टर्म्स गुणा के रूप में नजर नहीं आएगी। अगर ये आती है नजर तो निश्चित रूप से वो सर्कल नहीं होगा, सॉरी स्फीयर नहीं होगा, फिर वो क्या होगा सर, कोन हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, और भी आगे की इक्वेशंस हो सकती है, बट ये पक्की बात है कि वो स्फीयर नहीं होगा। तो महत्वपूर्ण नोट है, कई बार टीचर्स यहां तक से क्वेश्चन उठा लेते हैं, किसी में वाई जेड पुट कर देता है और ये किसकी इक्वेशन हो सकती है या किसकी इक्वेशन नहीं हो सकती कभी भी, तो उसका एग्जाम आंसर में क्या आएगा कि भाई वो स्फीयर की इक्वेशन नहीं होगी, गोले की समीकरण वो कभी नहीं होगी। आई बात समझ में? तो इसे भी आप राइट डाउन करें, इसकी इंग्लिश मैंने बोल दी है, आप लोग उतार लें इसे। ठीक है, उतारिएगा एक बार इसे, मैं देखता हूं एक बार। तो मैं इसे मिटा देता हूं यार आज, है ना। भाई सिलेबस काफ़ी लेंथी है, इसका थोड़ा टाइम लगेगा पेपर होने में, ठीक है ना। तो लेक्चर फर्स्ट ही है, थोड़ा टाइम का कंज्यूमिंग पेपर है, थोड़ा से पेशेंस बना के रखना भाई। ऐसा नहीं है कि यार ठीक है छोड़ दिया, ये बढ़िया, आपके दिल की बात है, आप छोड़ भी दोगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप एग्जाम टाइम के लिए फिर पढ़ना पड़ेगा आपको। तो एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो आप इसे, इज दैट क्लियर? तो आप ढंग से उतारिएगा आप लोग इसे। तो मैं इसे एक आर्टिकल करा देता हूँ आपको, एक लास्ट एंड फाइनल आर्टिकल 5-7 मिनट का है, आप उसे और उतार लीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1 क्या है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0 का एक तो आपको केंद्र निकालना है, सेंटर निकालना है इसका, तथा एक आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है, रेडियस ज्ञात करो। फाइंड रेडियस एंड सर्कल ऑफ दिस स्फीयर। अब स्फीयर क्यों है बताने की जरूरत नहीं, पहले तो पूरा चैप्टर में स्फीयर चलेगा। बाकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सबका कोएफिशिएंट 1 है, ना तो वाई जेड नजर आ रहा, ना जेड एक्स नजर आ रहा, ना एक्स जेड नजर आ रहा। अच्छा, यू वी डब्ल्यू डी क्या है, कांस्टेंट है।
अब देखो कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। देखो आप सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख दो, गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। इसका फिर वही ये परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। x वालों को x के साथ लिख लो, y वालों को y के साथ और z वालों को z के साथ लिख लीजिए। तो देखो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ux वाई स्क्वायर प्लस 2vy, एक्स स्क्वायर के साथ 2ux वाई स्क्वायर 2vy और जेड स्क्वायर के साथ जेड स्क्वायर प्लस 2wz प्लस में d बराबर 0। अब क्या करना है, वही परफेक्ट स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट का आधा, x का आधा कोफिशिएंट कौन है 2u, इसका आधा क्या होगा 2u का आधा, आधा मतलब u 2 से भाग दे दो और u का स्क्वायर दोनों ओर जोड़ दीजिए। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ux, u स्क्वायर आपने इधर जोड़ दिया, u स्क्वायर ही आप लोगों ने इधर जोड़ दिया। ऐसे ही इन दोनों में देखो y स्क्वायर 2vy जस्ट 1 सेकेंड, दिस इज द 2vy और y का कोफिशिएंट 2v, इसका स्क्वायर मतलब v स्क्वायर, इधर जोड़ा तो v स्क्वायर ही आपको इधर जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही दिस इज जेड स्क्वायर प्लस 2wz और z का कोफिशिएंट क्या है 2w और आप इधर क्या लिख दीजिए w स्क्वायर, इधर w स्क्वायर किया तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा w स्क्वायर और प्लस d को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस में d। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होंगी। कुछ नहीं किया भाई, जैसे पिछले क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर बनाया था ऐसे इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। इसको मिला के लिख दो तीनों को, तो x प्लस यू का होल स्क्वायर, बाकी इन तीनों को मिला के लिख दो y प्लस वी का होल स्क्वायर, इन तीनों को मिला के लिख दो z प्लस w का होल स्क्वायर बराबर, इसको इस तरीके से लिख दो जैसे अंडर रूट 14 को लिखा था, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी और इस टोटल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आपको पता है x में से कुछ घटता हुआ होना चाहिए तभी सेंटर निकलेगा, तो सेंटर निकालने के लिए x माइनस माइनस यू का होल स्क्वायर लिख लो इसे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर से भाई। इसको क्या लिख दोगे y माइनस माइनस वी का होल स्क्वायर और इसे क्या लिख दोगे z माइनस माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर, जैसे माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर और RHS में जो है अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी टोटल का होल स्क्वायर। अब जब आप पिछले वाले से इसे कंपेयर करोगे तो आपको पता है यहाँ जो x में से घट के लिखता है ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। तो इसका सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर इसका आ जाएगा माइनस यू माइनस वी, ए बी सी है ना, ए बी सी और माइनस डब्ल्यू, और जो रेडियस आ जाएगी इसकी वो आर स्क्वायर होती है। तो आर कितना है यहाँ पे, ये रहा RHS में, तो अंडर रूट में यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। इज दैट क्लियर? तो ये आर्टिकल था, सिंपल सी कैलकुलेशन थी, एक एग्जांपल आपको क्वेश्चन करा दिया था, उस बेस पर परफेक्ट स्क्वायर बना के जैसे अंडर रूट 14 आया था तो ये आर हो गया था और ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया माइनस यू माइनस बी और माइनस डब्ल्यू। तो इसके बाद इसको आप उतारिए, इसकी जो डेप्थ है और इसका एक्सप्लेनेशन है इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आप ये उतार लीजिए कि इस वाले स्पेयर का सेंटर ये होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू और जो रेडियस होती है इसकी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस में डी। दैट क्लियर? थैंक यू सो मच। उतारिए आप लोगों ने, और आज से जो कि एंटर हो चुके हैं अपने स्पेयर के अंदर, तो धीरे धीरे अब अपना सिलेबस लाइन पे चलेगा। आज ये सिलेबस की चीज़ें थी और आपको मैं क्लास में भी बताता तो भी मैं इस तरीके से ही बताता आप लोगों को, तो सीधा सीधा कॉपी कीजिए आप लोग। नहीं समझ में आता तो 1-2 बार प्रैक्टिस और कर लेना इन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, आपको याद होना चाहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है।